गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 28 जो कि क्लास 8 के लिए है। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के बीच का अध्याय पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उस समय कौन कौन सी संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं, और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर कौन कौन से एक्ट लागू किए गए थे, और उसके बाद हमें प्रश्न उत्तर पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद है मतलब कि इंसानों में यानी कि भारतीयों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना को पैदा करना राष्ट्रवाद कहलाता है। उसे राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई थी। पहले के कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। तो बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 1857 का जो विद्रोह था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों के द्वारा। लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया था और इस पूरे भारत देश में धीरे धीरे सब जगह फैल गया था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि अंग्रेज जो है भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे। तो बच्चों, उस समय अंग्रेजों का भारत पे कब्जा था और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते थे। अब ये बात किसको समझ आने लगी थी? भारतीयों को समझ आने लगी थी। जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत को भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि अब लोगों को समझ आ गया था कि अंग्रेजी प्रभाव को ख़त्म करना है, तभी तो भारत भारतीयों का बनेगा। अर्थात भारत जो है भारतीयों का नहीं बन पाएगा जब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगी। यह चेतना मतलब यह प्रवाह, लोगों में भावना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा हमें विदित यानी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से कुछ दी गई हैं। अब बच्चों, हम राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो 1870 और 1880 के दशक में बनी थी। पहली संस्था का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। तो बच्चों, ये 1870 के दशक में बनी थी और इसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद राणा डे, एस.एच. चिंपुलकर, गणेश वासुदेव जोशी। और दूसरी सभा है इंडियन एसोसिएशन, जिनके जो हेड थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। दूसरी थी मद्रास महाजन सभा, चौथी थी बॉम्बे रेजिडेंट्स एसोसिएशन, पांचवी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके हेड कौन थे? दादा भाई नौरोजी और डी वाचा और ए.ओ. ह्यूम। तो बच्चों, इस प्रकार ये विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं थी जो कि 1870 के दशक में बनी थी। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जो ये जो संस्थाएं बनी थी, राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज जो बनी थी, वो देश के भारत के किसी भी हिस्से में खास काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों को निर्धारित किया था। मतलब इनके ऑफिस तो भारत के कुछ हिस्सों में थे, लेकिन इनका लक्ष्य क्या था? पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया गया था। लोगों में देशभक्ति की भावना को पैदा करना था। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त यानी जागरूक बनाया जाना चाहिए ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे विद्रोह में भाग ले सके। और इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ नए कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष फैल गया था। तो बच्चों, अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिनके कारण भारतीयों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई थी और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना का जन्म हुआ था। जैसे एक एक्ट है आर्म्स एक्ट, 1878 में पारित किया गया था बच्चों, ये अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा था कि कोई भी भारतीयों के पास हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई भारतीय के पास हथियार होगा तो उसे अंग्रेज जो है जेल में डाल देंगे। तो ये जो एक्ट था, इससे साफ था कि भारतीयों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार रखने का भी अधिकार नहीं होगा। तो इससे क्या हो बच्चों? लोग भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना का जन्म हुआ। दूसरा एक्ट था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बच्चों, यह भी 1878 में ही पारित किया गया था और इसमें अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दिए गए कि वे किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। अर्थात कोई भी प्रेस या कोई भी अखबार छापने वाला जो प्रेस होती है, पत्रिकाएं होती है, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी छापा नहीं जा सकता। यदि कोई भी प्रेस ऐसा काम करेगी, अंग्रेजों के प्रति कुछ भी छापती है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापती है, तो उस प्रेस को तुरंत जब्त कर दिया जाएगा, अर्थात बंद कर दिया जाएगा। तो बच्चों, इससे साबित होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापने का या बोलने का अधिकार नहीं था। तीसरा बिल था इल्बर्ट बिल, जो कि 1883 में पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण जो है सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। यानी इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी अंग्रेज आरोपी होता है तो उसके खिलाफ जो है फैसला कौन सुना सकता है? भारतीय जज भी सुना सकते हैं और यूरोपीय जज भी सुना सकते हैं।
तो जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने ये जो एक्ट था वो वापस ले लिया। तो इससे साबित क्या हुआ कि अगर अंग्रेजों पे कोई भी मुकदमा चलाया जाएगा तो उसका जज भारतीय नहीं हो सकता। जिससे क्या हुआ, भारत के लोगों में जब बात पता चली तो इससे भारतीय लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो गई, यानी कि भारतीयों पर फैसला सुनाने का जो अधिकार है वो भारतीय जज और यूरोपीय जज दोनों को है, लेकिन अंग्रेजों पर फैसला सुनाने का जो हक है वो किसको है, केवल यूरोपीय जज को है, भारतीय जज को नहीं है। तो ये जो सभी बिल पारित किए गए थे इससे क्या है, भारतीयों के बीच मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई थी। बच्चों इसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है कि अपने अध्यापक या अध्यापिका के या पेरेंट्स की सहायता से अपने मनपसंद स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसी भी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में लिख सकते हैं कि आज़ादी से पहले कोई भी एक संस्था बनी हो, जो अभी हमने 5 पढ़े, आप उनके बारे में कुछ भी अपने पेरेंट्स की सहायता से, टीचर की सहायता से या गूगल की सहायता से आप लिख सकते हो। आइए चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हो? तो बच्चों, पूना जो सार्वजनिक सभा थी वो 1870 में बनी थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार और लोगों की बीच की मध्यस्थता के लिए था, यानी कि अंग्रेजी सरकार और भारतीयों के बीच बिचौले के रूप में काम करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन सार्वजनिक का अर्थ जो था सभी के लिए, अर्थात सभी लोगों की परेशानियों के हल के लिए ये पूना सार्वजनिक सभा शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि पूना में बनाई गई थी। बच्चों इसमें जो है सभी भारतीयों की परेशानियों के हल के लिए बनाई गई थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? तो बच्चों जैसा हमने पढ़ा था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों को आपत्तिजनक प्रकाशन पर रोक लगा दी थी कि कोई भी भारतीय प्रेस या पत्रिका अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के विषय में कुछ भी नहीं छाप सकती थी। जिससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो गई थी, विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, इल्बर्ट बिल क्या था, इसको क्यों वापस ले लिया गया था? तो बच्चों इल्बर्ट बिल जो है 1883 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, यानी कि अंग्रेजों पर या कोई भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा तो उसका जज भारतीय हो सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब इस विरोध किया तो अंग्रेजी सरकार ने बिल वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों पे या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा भारतीय जज फैसला नहीं सुना सकते थे, जिससे क्या हुआ, भारतीय लोगों में विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। तो आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बच्चों मेरे अनुसार जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो है भारतीयों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही थी और उस समय के लोगों को जानकारी देनी ज़रूरी थी कि अंग्रेज सरकार में क्या क्या हो रहा है और आज़ादी की लड़ाई में शामिल करने के लिए। लेकिन जब अंग्रेजों ने प्रकाशन पर रोक लगा दी तो भारतीयों तक धीरे धीरे खबरें पहुंचनी खत्म हो गई थी कि अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों पे किस प्रकार शोषण कर रही है। तो इसीलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीयों को सबसे अधिक प्रभावित किया। आइए चलिए बच्चों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।